परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यह एक चैप्टर है। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट परमुटेशन कहा जाता है, दूसरा कॉम्बिनेशन। पहले पार्ट को हम पढ़ते हैं परमुटेशंस। बट फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। Product of first n natural numbers is called factorial n. Product of first n natural numbers is called factorial n. हमने factorial n के डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जितने काउंटेबल नंबर्स होते हैं वह सारे नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सारे काउंटेबल नंबर्स हैं। अगर मैं कह दूं 1.3, ये काउंटेबल नंबर्स में नहीं आते। जैसे अगर हमें काउंट करने हो चेयर्स को, तो 1 चेयर, सेकेंड 2 चेयर, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स, 5 चेयर्स एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं कहूं 3.5 चेयर, ये काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं कि एक चेयर के दो पैर टूटे हुए हों, तो वह चेयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल चेयर को ही कंसीडर करेंगे काउंट करने में। तो सभी जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं उसी को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इसमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन के नंबर्स यूज नहीं किए जाते। तो फैक्टोरियल एन के डेफिनेशन में यह कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीनिंग 1 से लेकर n तक जितने नंबर्स बनते हैं उन सभी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल एन कहा जाना चाहिए। एंड इज डिनोटेड बाई इधर दिस और दिस। ये फैक्टोरियल का साइन है और n के साथ लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग फैक्टोरियल एन हो गया। इन दोनों में से किसी एक से आप फैक्टोरियल एन को डिनोट कर सकते हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर n फैक्टोरियल को हमें डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो इसकी मीनिंग 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन अप टू n। 1 से लेकर n तक जितने नंबर्स बनते हैं उन सभी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल n से डिनोट कर दिया जाएगा। लेकिन जरा देखिए कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो नेचुरल नंबर्स में आगे के जितने नंबर्स होते हैं वह सभी +1 करके बनाए जाते हैं। जैसे 3 के बाद के नंबर को क्या बनाएंगे 4, 4 के बाद के नंबर को 5, 5 के बाद 6 एंड सो ऑन। n के बाद वाले नंबर को किससे बनाएंगे n+1। n से जस्ट पहले वाले नंबर को क्या बनाएंगे n-1। इसकी मीनिंग इससे जस्ट पहले के नंबर को आप लिखेंगे n-1, इससे जस्ट पहले के नंबर को लिखेंगे n-2 और बीच में डॉट डॉट डॉट। इसकी मीनिंग 1 से लेकर यहां तक इसके बीच में जितने नंबर्स हैं उन सभी का मल्टीप्लिकेशन ये फैक्टोरियल एन से काउंट किया जाएगा। क्योंकि सभी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो क्या इस n फैक्टोरियल को हम ये नहीं लिख सकते हैं n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू 1। बात तो एक ही है, क्योंकि हम यह जानते हैं 1 into 2 into 3 into 4 या 4 into 3 into 2 into 1 में कोई डिफरेंस नहीं होता। सभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किसी को भी आप आगे या पीछे लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा है जिससे लॉजिकली मैं एक स्टेटमेंट आपको बता सकूं, और वो स्टेटमेंट है जिस वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए उसी वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए। 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता, मल्टीप्लाई कर दें उस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। मान लें किसी एग्जांपल में हमें 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के लिए कहा गया, तो हमें स्टार्ट 10 से ही करना चाहिए। 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलें, 9, 9-1, 8 एंड सो ऑन। ये कब तक चलेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। मल्टीप्लाई कर दें 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए हम उसी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। उन्हें मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मान लें किसी एग्जांपल में हमें 6 फैक्टोरियल एक्सपेंड करना है, तो हम स्टार्ट तो 6 से ही करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलेंगे, मीनिंग 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई करते हैं 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 6 फैक्टोरियल के केस में हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और 6-1 हम जानते हैं 5 आता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वैल्यूज का फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है जिसमें हम -1 करने के बाद की वैल्यू नहीं जानते।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2n का फैक्टोरियल डिफाइन करने के लिए कहा गया होता तो हम स्टार्ट तो 2n से ही करेंगे, लेकिन 2n में से -1 निकालने के बाद की वैल्यू क्या होगी ये तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं। तो जब ऐसे किसी वैल्यू को हम नहीं जानते कि -1 करने के बाद क्या आएगा, तो ये फिगर एज इट इज लिख लिया जाता है 2n - 1, 2n - 2 एंड सो ऑन अप टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल को डिफाइन करने का एक तरीका तो ये है, जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए उसी से स्टार्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चले, जब तक 1 नहीं आता मल्टीप्लाई कर दें। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का एक और भी तरीका है, वो ये है कि मान लें किसी क्वेश्चन में आपको 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के लिए कहा गया, आप स्टार्ट तो 8 से ही करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट करने के अकॉर्डिंगली आएगा 7, 6, 5। मान ले 5 के बाद की वैल्यू आप लिखना ही नहीं चाहते, तो जिस वैल्यू के बाद की वैल्यू को लिखना नहीं चाहते वही फैक्टोरियल यूज करके ब्रेक कर दें। ये मान लिया जाएगा आप आगे की वैल्यू लिखना नहीं चाहते, और 8 फैक्टोरियल की ये फाइनल वैल्यू मान ली जाएगी 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। फ्री है कहीं भी कभी भी। मान ले किसी एग्जांपल में आपको 6 फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा गया, आपने स्टार्ट तो 6 से किया, 5, 4 के बाद लिखना नहीं चाहते तो यहां फैक्टोरियल लगा लें। फ्री है कहीं भी, 4 पर, 3 पर, 2 पर, जहां भी चाहे फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर दें। मान ले किसी एग्जांपल में आपको n फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा गया, अब हम स्टार्ट तो n से ही करेंगे, -1 करने के बाद की वैल्यू तो हम जानते नहीं है, तो हम -1 लिख लेंगे, n - 1, n - 2, n - 3। मान ले इसके बाद की वैल्यू लिखना नहीं चाहते तो यहां फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर लें। तो मीनिंग ये फैक्टोरियल की वैल्यू एक्सपेंड करने के केवल 2 ही मेथड्स होते हैं। एक, जिस वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करना चाहते हैं स्टार्ट उसी से करें, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलें जब तक 1 नहीं आता और मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका यह है कि फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते समय कहीं भी बीच में आप फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर दें। ये मान लिया जाएगा उसके आगे की वैल्यू को आप लिखना नहीं चाहते। तो फैक्टोरियल की वैल्यू को एक्सपेंड करने के 2 तरीके आपको पास मिल गए, थर्ड कोई मेथड नहीं होता। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखें। मान ले n फैक्टोरियल किसी ने एक्सपेंड किया n -1 और वह n - 1 के आगे कुछ लिखना नहीं चाहता, तो क्या करेंगे भाई? n - 1 पर भी फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि मैंने तो यही कहा कि जहां भी चाहे फैक्टोरियल का वैल्यू क्लोज कर दें। तो अगर इसी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n × n - 1 फैक्टोरियल। अगर हम इसी इक्वेशन में पुट n इक्वल्स टू 1 विद बोथ साइड्स, n के जगह पर अगर 1 हम पुट कर देते हैं बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा वो जरा देखते हैं। n के जगह पर 1 लिखेंगे तो LHS होगा 1 फैक्टोरियल और RHS होगा 1 × 1 - 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल। LHS 1 क्योंकि लास्ट नेचुरल नंबर होता है, इस पर फैक्टोरियल का कोई इफेक्ट नहीं होता। 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, क्योंकि 1 के आगे तो किसी वैल्यू को लिख ही नहीं सकते ना। 2 फैक्टोरियल 2 × 1 तक जाएगा, 1 के आगे कहां ले जाए? 1 लास्ट नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। 1 × 0 फैक्टोरियल ये क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे 1, लेकिन जरा सोचे, अगर हम 0 फैक्टोरियल के जगह पर 5 लिखते तो 5 × 1 यहां क्या लिखा जाता? 5, बिल्कुल ठीक है। यहां अगर मैं p लिख दूं तो क्या आप कहेंगे p × 1 p होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं 0 फैक्टोरियल लिख दूं तो 0 फैक्टोरियल × 1 क्या होना चाहिए? फिर स्टूडेंट्स कहेंगे 1। ध्यान से सुने, फिर हम इसको चेंज करते हैं। मान ले हमने 4 लिख दिया, 4 × 1 4। इसकी मीनिंग यह है कि इस ब्रैकेट में जो वैल्यू हम लिख रहे हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही कैरी कर ले रहे हैं, क्योंकि हम एक स्टेटमेंट यह भी जानते हैं कि किसी भी वैल्यू से 1 का मल्टीप्लीकेशन वही वैल्यू एज इट इज हम यूज कर लेते हैं। मार्कर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मार्कर ये रह जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम 0 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? एक ब्रैकेट में अब 0 फैक्टोरियल आया
जीरो फैक्टोरियल इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। जीरो फैक्टोरियल कोई वैल्यू है और इस वैल्यू से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रह जाती है जिससे 1 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। मीनिंग आरएचएस में मिलेगा हमें जीरो फैक्टोरियल। इंडिविजुअली जीरो इज ए मीनिंगलेस फॉर्म, लेकिन जब भी इसके साथ फैक्टोरियल यूज किया जाएगा यह 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका यूज हम इस पूरे चैप्टर में करते रहेंगे। तो यहां हमने ये देखा कि फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने के लिए केवल 2 मेथड्स हैं। एक फैक्टोरियल की जिस वैल्यू को एक्सपैंड करना चाहते हैं उसी से स्टार्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलें जब तक 1 नहीं आता, मल्टीप्लाई करें, आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि फैक्टोरियल की जिस वैल्यू को एक्सपैंड करना चाहते हैं स्टार्ट तो उसी से करेंगे, कहीं भी बीच में आप फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर दें। चॉइस आपकी है, कहीं भी फ्री है फैक्टोरियल की वैल्यू बीच में लगाकर ब्रेक करने के लिए। इसी से रिलेटेड एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। फैक्टोरियल के 4 प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट, अगर किसी सीरीज या सीक्वेंस में फैक्टोरियल की कई वैल्यूज गिवन, अगर किसी भी सीरीज या सीक्वेंस में फैक्टोरियल की कई वैल्यूज के साथ फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक किया गया हो, तो उस सीरीज की वैल्यू सीरीज के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाता है। एक बार फिर सुने, मैंने कहा कि अगर किसी भी सीरीज या सीक्वेंस में आपने फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक किया है तो उस सीरीज की वैल्यू सीरीज के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाता है। इस सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 10 का फैक्टोरियल लिख देंगे। एक दूसरा एग्जांपल, मान लें आपने लिखा है n, n-1, n-2, n-3, n-4 का फैक्टोरियल। मैंने कहा कि अगर किसी भी सीरीज या सीक्वेंस में फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू आपने ब्रेक किया है तो उस सीरीज की वैल्यू सीरीज के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा, दैट इज n फैक्टोरियल। यह फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है, आप कहीं भी इस पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, एलएचएस आरएचएस या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल की कई वैल्यूज हों, कई वैल्यूज गिवन हो, तो उसमें बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए जब तक वह स्मॉलर के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आ जाता। एक बार फिर सुने, अगर एलएचएस आरएचएस या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की कई वैल्यूज गिवन हो तो हमें उसमें बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए जब तक वह स्मॉलर के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लें किसी क्वेश्चन में कहा गया इफ n factorial equals to 7 into n minus 1 factorial. Find the value of n. LHS और RHS दोनों में फैक्टोरियल यूज किया गया है, तो मैंने अभी कहा कि LHS और RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल की कई वैल्यूज हो तो बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए। n को करें या n minus 1 को करें, n को करना चाहिए। और n को एक्सपेंड कहां तक करेंगे? वहां तक जब तक कि स्मॉलर के इक्वल नहीं आता। तो n का अगला स्टेप ही n-1 मिल जाता है हमें। तो अब इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, यहीं ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि RHS n-1 हमें मिल गया। अगर RHS में n-2 फैक्टोरियल लिखा गया होता तो हम इस n को n-2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर रहे होते, और अब इन्हें कैंसिल करने के बाद n = 7 आ गया। ये स्टेटमेंट LHS RHS न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए अप्लाई किया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल, मान लें किसी क्वेश्चन में 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल कर दिया गया। अब फैक्टोरियल की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक्सपैंड किसे करना चाहिए? जो बड़ी वैल्यू हो 11 को कहां तक करें? 11, अगली वैल्यू 9, अगली वैल्यू 10, नेक्स्ट 9 के बाद भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टोरियल के साथ है 9,
इसीलिए आगे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे और डायरेक्ट आंसर आपका होगा 110। यह सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में। थर्ड, फैक्टोरियल के किसी भी दो वैल्यू को डायरेक्ट कभी भी मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, और अगर फैक्टोरियल की वैल्यूज को कैंसिल करना चाहते हैं तो केवल उसी फैक्टोरियल की वैल्यू से वह कैंसिल होता है। जैसे अगर 5 फैक्टोरियल को कैंसिल करना चाहते हैं तो केवल 5 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होगा, किसी दूसरे से कभी नहीं। और फैक्टोरियल के दो वैल्यूज कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किए जाते आपस में। फॉर एग्जाम्पल, मान ले किसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इन दोनों को 10 फैक्टोरियल मान लें और 10 फैक्टोरियल से कैंसिल करके 1 लिखते हैं। गलत है ये। वह इसलिए क्योंकि 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कभी 10 फैक्टोरियल हो ही नहीं सकता। तो तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का? वह यह है कि आप 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें 5 फैक्टोरियल तक या 2 फैक्टोरियल तक, चॉइस आपकी है। अब अगर हमने 10, 9, 8, 7, 6, 5 यही ब्रेक करना चाहते हैं तो यहां फैक्टोरियल आप लगा दें, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एज इट इज। अब 2 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर देंगे 2 into 1, तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से यह 10 कैंसिल। और अब हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे 5 into 9 into 8 into 7 into 6, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर यहां हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया होता मान लें, तो ये इनमें से किसी से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होगा। ये अलग बात है कि 2 फैक्टोरियल की मीनिंग 2 ही होती है, लेकिन हम इसे 2 तब मानेंगे जब हम फैक्टोरियल हटाएंगे, अदरवाइज लॉजिकली गलत है ये। तो 2 फैक्टोरियल को हमने इसीलिए 2 into 1 कर दिया था, जिससे हम 10 को कैंसिल कर सकें 2 से 5 टाइम्स की बेस पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी वैल्यू पाएंगे। फैक्टोरियल के फोर्थ प्रॉपर्टी में आता है कि अगर एलएचएस और आरएचएस फैक्टोरियल की केवल एक एक वैल्यू ही गिवन है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू को आप इक्वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अब इसे करने के लिए n फैक्टोरियल को आप यही रखें, 6 को लिख दें 3 into 2 into 1, और इसे अगर चाहे तो लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों में फैक्टोरियल साइन के साथ एक एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर ऐसा है तो आप फैक्टोरियल की दोनों वैल्यूज को कैंसिल आउट करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू को इक्वेट कर दें। केवल फैक्टोरियल ही कैंसिल होगा, इसमें n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहां कोई एक और वैल्यू हम लिख रहे होते, मान ले 5, क्या अभी ये इक्वेट कर सकते थे? नहीं, कभी नहीं। यहां लिख दें 2, कभी नहीं। केवल तभी हो सकता है जब फैक्टोरियल की एक एक इंडिविजुअल वैल्यू ही मिले, तभी ये दोनों कैंसिल होकर के रिमेनिंग को इक्वेट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल की 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आप इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। आगे आता है एक थ्योरम, एक प्रिंसिपल, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग कहते हैं। देखें इसे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। ये क्या होता है सुनने। इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways, then both the operations together can be done in m cross n ways. This principle is known as multiplication principle or fundamental rules of counting. एक बार फिर सुन लें। If first operation can be done in m ways and the second operation can be done in n ways, then both the operations together can be done in
m cross n ways. This principle is known as multiplication principle or fundamental laws of counting. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में यह कहा गया कि अगर एक कोई वर्क है जो m तरह से परफॉर्म हो रहा है और एक दूसरा वर्क है जो m तरह से परफॉर्म हो रहा है, तो दोनों वर्क एक साथ m क्रॉस n तरह से परफॉर्म हो सकते हैं. इसी मेथड को फंडामेंटल लॉस ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पर्सन है जो दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, लेकिन हमने यह मान लिया दिल्ली से आगरा जाने के लिए डायरेक्ट कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है. इसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पहले दिल्ली से मथुरा जाए, फिर वह मथुरा से आगरा जाए. दिल्ली से मथुरा जाने के लिए 3 ट्रेन अवेलेबल है. नाम हमने दे दिया EMU, कालका मेल, तूफान एक्सप्रेस. ध्यान दें, ये सही नहीं है, वेट ना करने लगे. और मथुरा से आगरा जाने के लिए हमने मान लिया 2 ट्रेन अवेलेबल है, ताज एक्सप्रेस एंड GT एक्सप्रेस. वह पर्सन दिल्ली से आगरा कितने तरह से जा सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लें. एक कोई पर्सन है जो दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, डायरेक्ट कोई भी ट्रेन दिल्ली से आगरा जाने के लिए अवेलेबल नहीं है. इसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पहले दिल्ली से मथुरा जाए, फिर वह मथुरा से आगरा जाए. दिल्ली से मथुरा जाने के लिए हमने मान लिया 3 ट्रेन अवेलेबल है. उनके नाम है EMU, कालका मेल, तूफान एक्सप्रेस. और मथुरा से आगरा जाने के लिए हमने मान लिया 2 ट्रेन अवेलेबल है, ताज एक्सप्रेस एंड GT एक्सप्रेस. वह पर्सन दिल्ली से आगरा कितने तरह से जा सकता है? यह क्वेश्चन है. आप सभी थिंक करें. जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करें और उसके बाद इसका आंसर पहले थिंक करके लिख लें अपने रफ पर, रजिस्टर पर. तब उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करके देखें कि इसका सही आंसर क्या आता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका सही आंसर बताते हैं 5 वेज. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर सोच रहे होंगे 5 वेज. कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 6 वेज. कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 12 वेज. कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 1 वे. तो इतने तरह से ऑप्शंस आंसर में आ जाते हैं. इसका सही आंसर क्या होना चाहिए वो हमें देखना है. देखिए ध्यान से, अगर वह पर्सन दिल्ली से मथुरा जाने के लिए EMU को सिलेक्ट करता है और मथुरा से आगरा जाने के लिए उसने ताज एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा पहुंच गया. नेक्स्ट, अगर दिल्ली से मथुरा जाने के लिए उसने EMU ही सिलेक्ट किया और मथुरा से आगरा जाने के लिए उसने GT एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा ही पहुंच गया. नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा जाने के लिए उसने कालका मेल को सिलेक्ट किया और मथुरा से आगरा जाने के लिए उसने ताज एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा ही पहुंच गया. नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा जाने के लिए उसने कालका मेल को सिलेक्ट किया और मथुरा से आगरा जाने के लिए उसने GT एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा भी पहुंच गया. नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा जाने के लिए उसने तूफान एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया और मथुरा से आगरा जाने के लिए उसने ताज एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा भी पहुंच रहा है. नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा के लिए उसने तूफान एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया और मथुरा से आगरा जाने के लिए GT एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया. चेक करें और देखें कि अगर उसके पास दिल्ली से आगरा जाने का ऑप्शन केवल यही है तो वह केवल इतने ही तरह से जा सकता है. और ये टोटल जो बनते हैं आंसर्स में वो 6 वेज बनते हैं. केवल 6 तरीके हैं जिससे वह आगरा जा सकता है. अब हम वो स्टेटमेंट सुनते हैं जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में बताया गया. क्या बताया गया? ध्यान दें. इफ फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज दिल्ली टू मथुरा कैन बी डन इन m ways, that is 3 ways, and the second operation that is Mathura to Agra can be done in n ways, that is 2 ways. Then both the operations that is Delhi to Mathura and Mathura to Agra can be done in m cross n, this is 3 cross 2 equals to 6 ways.
तो एक्सप्लेनेशन की कहीं जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एक ही स्टेप में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसका आंसर 3 into 2 से 6 आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए जूम करें कि अगर वह पर्सन आगरा से एक न्यू प्लेस पर जाना चाहता है और आगरा से उस न्यू प्लेस पर जाने के लिए 4 ट्रेन अवेलेबल होते, तो दिल्ली से उस नए प्लेस पर वह कितने तरह से जा सकता था? क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 4, तो 6 into 4 24 वेज उस नए प्लेस पर जाने के लिए हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं बाय फंडामेंटल ऑफ रूल्स ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई करके। एक इस पर बेस्ड एग्जांपल देखें। अ मैन हैज 4 पैंट्स एंड 5 शर्ट्स। A man has 4 pants and 5 shirts. In how many ways he can go to office with different combinations? एक किसी पर्सन के पास 4 पैंट्स एंड 5 शर्ट्स हैं, वह कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ ऑफिस जा सकता है? इसके लिए अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पैंट के साथ 5 शर्ट्स, फिर दूसरे के साथ वही 5, थर्ड के साथ 5, फिर फोर्थ के साथ 5। या अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहते, बाय फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग 4 क्रॉस 5, 20 वेज, 20 डिफरेंट तरीके से वह ऑफिस जा सकता है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल।